नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने एवीएम के नवंबर 2023 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम देख पाएँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एग्जामिनेशन में और अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट कर पाएँ। और इसीलिए दोस्तों हमारे पास ये 63 क्वेश्चन का सेट है जिसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, इसको यदि आपको सही में लाभ उठाना है तो पहले आप क्वेश्चन सुने, खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दें, उसका आंसर आप सोचें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। क्योंकि मैं दोस्तों एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, क्यों वो ऑप्शन गलत है ये भी एक्सप्लेन करूंगा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है कि हमारा जो जोहरी विंडो होता है उसका कौन सा क्वाड्रेंट है जो कि पर्सन के बिहेवियर को, एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ध्यान दीजिएगा दैट आर नोन टू अदर बट नॉट नोन टू द पर्सन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो जोहरी विंडो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोहरी विंडो पे यदि आपको ट्रिक याद करना है कि किस प्रकार से इसको याद रखा जाए तो दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। उसे मैंने ट्रिक समझाया है कि एक सिंपल सा 10 मिनट का वीडियो है, यदि आप वो देख लेते हैं ना तो जोड़े विंडो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैंने जोड़ी विंडो को समझाया है। तो फिलहाल अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जोड़ी विंडो बेसिकली है क्या, एक तरह का टूल है जिसके द्वारा आप सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं। तो अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ओपन एरा। ओपन एरा का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूं। आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट जो है नोन होता है, नोन टू बोथ यू, आपको भी पता चलेगा इसके बारे में, एंड अदर, आपको भी पता रहेगा और दूसरे को भी पता रहेगा। ये होता है ओपन एरा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसको हम लोग ब्लाइंड सेल्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ब्लाइंड सेल्फ भी बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट है जहां पे ये एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है आपका, जो कि दूसरे ने नोटिस किया लेकिन आप अवेयर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सो रहे होते हैं, ठीक है, आप स्नोरिंग कर रहे हैं, तो आप दूसरे तो सुन रहे हैं लेकिन आप तो नहीं सुन रहे ना, आप सोए हुए हैं, राइट। तो ये एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आप हंसते हैं, एक नर्वस हैबिट है या एक हिडन टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है। मान लीजिए कि एक फ्रेंड है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है कि आप आईब्रो हमेशा रेज करते हैं जब कंसंट्रेट करते हैं, जो कि आपने रियलाइज नहीं किया है, तो ये कहलाता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तीसरा होता है हमारा हिडन एरिया। तो ये वो जगह है जहां पे चीजों को खुद तक रखते हैं, मतलब आपका थॉट, आपका फीलिंग, आपका सीक्रेट, आपका स्किल, जो कि आप चाहते हैं कि हम रिवील ना करें। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो लेकिन आप प्रेफर करते हैं कि इसे हम प्राइवेट रखें, तो ये हिडन एरिया हो गया। और चौथा होता है नोन एरिया। ये एक मिस्टीरियस पार्ट है, ये ना ही आप जानते हैं ना ही दूसरे लोग जानते हैं आपके बारे में। ये कुछ हिडन टैलेंट हो सकता है या कुछ सबकॉन्शियस फियर हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप डिस्कवर कर रहे हैं कि आपको नैक है जिस लैंग्वेज को आपने पढ़ा है, स्टडी किया है। तो सवाल क्या था? नोन टू अदर बट नॉट नोन टू द पर्सन देमसेल्फ। दूसरे को पता है लेकिन खुद को नहीं पता है, तो क्या सही जवाब होगा? ब्लाइंड स्पॉट होगा। तो याद रखिए कि ब्लाइंड स्पॉट एक तरह का मिरर की तरह काम करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि उन चीजों के बारे में जो चीज आप मिस कर गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली मैंने आपको एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया। अब यदि जोहरी विंडो से सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, और क्या क्या सवाल बन सकते हैं जोहरी विंडो से वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द assumption दैट वर्कर आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी? देखिए दोस्तों, आपको मैं ऑप्शन समझाता हूं। पहला ऑप्शन कर रहा है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है ना, दो सेट ऑफ फैक्टर पे ध्यान देता है जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? जॉब सेटिस्फैक्शन को। अब ये दो क्या क्या है फैक्टर्स? पहला फैक्टर आता है हमारा हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर आप समझते हैं ना, इसके अंदर जैसे मान लीजिए सैलरी हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा वर्किंग कंडीशन हो गया, तो सैलरी, वर्किंग कंडीशन, तो दीज आर हाइजीन फैक्टर। और दूसरा फैक्टर आता है हमारा मोटिवेटर्स। सो फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकेंड इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए चैलेंजिंग वर्क हो गया, या मान लीजिए हमारा रिकॉग्निशन हो गया, समझे? तो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड दो फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होता है, एक मोटिवेटर्स होता है। तो हाइजीन के अंदर सैलरी, वर्किंग कंडीशन, मोटिवेटर्स के अंदर चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन।
तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये तो था हमारा हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड क्या होता है। तो ये थ्योरी प्रपोज करता है कि एक पिरामिड है ह्यूमन नीड का, ठीक है, जो सबसे बेसिक नीड होते हैं ये बॉटम में होते हैं, और जो हायर लेवल नीड होता है जैसे सेल्फ एस्टीम हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ, ये टॉप में होता है। तो मनी ऑब्वियसली रोल प्ले करता है फुल बेसिक नीड को फुलफिल करने में, लेकिन थ्योरी एक्नॉलेज करता है दूसरे मोटिवेटर को भी। राइवल हाइपोथेसिस की बात करें तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक बॉस है जो कि सोचता है कि वर्कर जो है ना जस्ट एक डिसऑर्गेनाइज बंच है, उस जिसको हम लोग राइवल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज बंच। तो जिसका इंटरेस्ट केवल इसमें होता है कि उन्हें पेचेक मिल जाए और बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ। तो यही होता है रेबल हाइपोथेसिस। ये एज्यूम करता है कि पैसा सिंगल मोटिवेटर है, जो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन है, रिकॉग्निशन है, गुड वर्क एनवायरनमेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कर रहा है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देखिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ना हमारे राइवल हाइपोथेसिस का काउंटर पॉइंट है। ये एम्फसाइज करता है वर्क के सोशल एस्पेक्ट को और किस प्रकार से जो दूसरे फैक्टर्स है जैसे रिलेशनशिप, ग्रुप डायनेमिक, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या था, एजम्पशन क्या था कि वर्कर आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, दिस इज हाउ वी शुड लर्न। Whenever you face a question, you try to go through all the 4 options and try to eliminate option. आप ट्राई कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, क्यों 1 गलत है, क्यों 2 गलत है, क्यों 3 सही है, क्यों 4 गलत है। तो एलिमिनेशन से आप 2 ऑप्शन को तो जरूर एलिमिनेट कर लेंगे और बाकी को आपको एलिमिनेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, दैट इज प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, पॉपुलरली नोन एज पोस्ट एक्ट, इनेक्टेड। बहुत सा सवाल है, किस साल ये पॉस एक्ट लाया गया। तो देखिए, ये लाया गया था 2013 में, याद रखिएगा। तो ये पॉस एक्ट एक सिग्निफिकेंट स्टेप था कि वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाया जा सके एट वर्क। तो ये इसमें एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया ताकि कंप्लेंट को हम एड्रेस कर सके और एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For financial transaction exceeding 500 million, where staff involvement is not prima facie evident, which authority within the CBI should the case be lodged with? बहुत बढ़िया सवाल, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है इकोनॉमिक विंग ऑफ सीबीआई। देखिए दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन जो ईओडब्ल्यू है ना, यानी प्रॉपर्ली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, ये हैंडल करता है बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स को। तो जो हमारे लार्जर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये हैंडल करता है, राइट, जिसमें क्लियर इकोनॉमिक मोटिव होता है। ऑप्शन बी कर रहा है बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल बीएसएफसी ऑफ सीबीआई। देखिए, ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली डील करता है बैंकिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस से, फ्रॉड से। तो एक लार्ज ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हो सकता है, लेकिन बिना सिक्योरिटी ब्रीच के एविडेंस का बीएसएफसी जो है बेस्ट फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। ऑप्शन सी है हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी सीबीआई एचक्यू न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी है सीबीआई हेडक्वार्टर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे कॉम्प्लेक्स केस के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर एक प्रॉपर इवैल्यूएशन देगा। तो ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट आंसर है। देखिए, ज्वाइंट डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो मॉनिटर करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजीज को, ओवरसी करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजीज को और सीबीआई के डायरेक्शन को। तो जिस केस में लार्ज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो, यहाँ पे कल्प्रिट क्लियर ना हो, ठीक है, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि सिचुएशन को एसेस करेगा, मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट को डिटरमाइन करेगा और इंश्योर करेगा कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा क्राइम को सस्पेक्ट किया, लेकिन आप श्योर नहीं है कि किसने किया, कैसे किया, तो आप एक स्पेसिफिक पुलिस यूनिट को कॉल करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे इसे अथॉरिटी को और वो रूट करेगा इसे मोस्ट एप्रोप्रिएट टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए। यही बात यहाँ बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इन अ डेटा सेट वेयर क्लास इंटरवल एज डिफाइंड एज 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 70 बी ट्रीटेड। तो 70 का वैल्यू कैसे ट्रीट होगा। तो दोस्तों पहला समझिए, आप बेसिक चीज को क्लियर कीजिए। तो पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या होता है। तो क्लास इंटरवल बकेट्स होता है, जिसके थ्रू हम डेटा को ग्रुपिंग करते हैं और प्रत्येक बकेट के अंदर एक सर्टेन रेंज में वैल्यू को होल्ड किया जाता है। जिस तरह से ये इंटरवल वर्क करेगा, ठीक है, उसको वो देखिए, इन 2 तरह का होता है, कोई इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव लोअर एंड में होता है, एक्सक्लूसिव अपर एंड में होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 60 to 69 का जो रेंज है हमारा, इसमें जो 60 नंबर है, ठीक है, उसको कहाँ डालेंगे, इसी रेंज में डालेंगे ना, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए 60 to 69 का रेंज है, अब मान लीजिए हम 79 है, तो क्या इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि एक्सक्लूसिव है अपर एंड में। तो यहाँ पे बात हो रही है 70 की, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 70 की बात हो रही है। तो 70 जो है
कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 70 ऑब्वियसली 70 to 79 रेंज में फॉल कर रहा है और ये बिगिनिंग में आ रहा है, राइट। तो 70 ऑप्शन ये कर रहा है कि इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी क्लास इंटरवल, इसको हम लोग क्लास इंटरवल से एक्सक्लूड करेंगे, ये तो गलत होगा। उसके बाद कह रहा है इट विल बी इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल 70 to 79, बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा कि इसको हम लोग क्लास इंटरवल 70 to 79 में इंक्लूड करेंगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। तो आपको क्लास इंटरवल वगैरह भी देख के देखना है अच्छे से। अगला सवाल है कि किस प्रकार से बिजनेस जो है लिवरेज करता है सीजनल वेरिएशन के कंसेप्ट को फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो देखिए बिजनेस जो है सीजनल वेरिएशन को लिवरेज करता है कि न्यूट्रल अप एंड डाउन क्या है कस्टमर के डिमांड में थ्रू आउट द ईयर, इसके माध्यम से मैं समझाता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाय रिलाइंग ऑन अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन डिमांड थ्रू आउट द ईयर। अब बताइए यहाँ पे बात हो रही है सीजनल वेरिएशन की, तो सीजनल वेरिएशन एक्चुअली प्रिडिक्टेबल होता है, आपको तो पता है ना जी कि ये हमारा ये जो छाता है इसका बिक्री जो है रेनी सीजन में ज्यादा होगा, ये वुलन क्लॉथ है इसका इसका जो बिक्री होगा हमारे विंटर सीजन में ज्यादा होगा। तो अनप्रिडिक्टेबल तो रहा नहीं, ये तो प्रिडिक्टेबल है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। फिर ऑप्शन भी कर रहा है बाय इग्नोरिंग द पैटर्न एंड ट्रेंड एज देयर ऑफन अनरिलायबल। अब यहाँ पे की पॉइंट है इग्नोरिंग पैटर्न। अब आप ये बताइए कि ये पैटर्न को आप यदि इग्नोर करेंगे तो आपका जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगा प्लानिंग के लिए वो तो आप नहीं यूज कर पाएंगे, ये तो गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन डी कर रहा है बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन विदाउट कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड। देखिए शॉर्ट टर्म फोकस तो एग्जिस्ट करता है लेकिन लॉन्ग टर्म सीजनल ट्रेंड बहुत ही क्रूशियल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है बाय एनालाइजिंग रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न दैट इंक्रीज फ्लो केस इन द विंटर और मोर ट्रेडिशन समर, ये परफेक्ट आंसर है। इसको ऐसे समझिए कि आइसक्रीम शॉप देख रहा है कि समर में सेल बढ़ जाता है, जबकि विंटर कोट स्टोर जो है बूम एक्सपीरियंस करता है जब वेदर जो है कोल्ड हो जाता है। तो ये तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, बिजनेस आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और इसी बेसिस पे वो प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है ना कि हाउ कैन बिजनेस लिवरेज द कंसेप्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो देखिए लिवरेजिंग, यदि आप सीजनैलिटी को लिवरेज करेंगे ना तो उसका बेनिफिट आपको पता है क्या मिलेगा। पहला आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीक सीजन कब है, ऑफ सीजन कब है, इसके थ्रू बिजनेस जो है राइट प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकेगी। दूसरा ये फायदा होगा कि आपका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो पाएगा, योर ऑपरेशन विल बी स्मूथ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग कैंपेन को आप टेलर अप कर सकते हैं स्पेसिफिक सीजन में। तीसरा फायदा आपका ये होगा कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव होगा, योर फाइनेंशियल प्लानिंग विल इंप्रूव। क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव होगा? क्योंकि बिजनेस जो है रेवेन्यू और एक्सपेंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सीजनल ट्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि जब दो डाइस को हम फेंकेंगे एक साथ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर का सम आएगा वो प्राइम नंबर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रोबेबिलिटीज टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए आप मान लीजिए कि आपने दो डाइस को फेंका, पहले आप खुद से ट्राई करें दोस्तों। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? प्रत्येक डाइस के लिए 6 आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप जब एक साथ रोल करेंगे तो कितना पॉसिबिलिटीज हो जाएगा? आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल, 6 × 6 यानी 36 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया, ऐसे करके 36 पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब एक डाई का एक नंबर को पेयर अप कर दीजिए दूसरे डाई के दूसरे नंबर दूसरे डाई पे। अब यहाँ पे बात हो रही है किसका? कि प्राइम नंबर, वी ओनली केयर अबाउट द प्राइम सम प्राइम होना चाहिए। अब आप ये बताइए क्या क्या सम प्राइम आ सकता है। जैसे देखिए सम प्राइम में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, प्राइम नंबर यही हो सकता है ना, 2 3 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 हो सकता है, 12 तो होगा नहीं। तो यही सब प्राइम नंबर का सम हो सकता है। अब आप ये बताइए कि 2 आने का कितना चांस है? एक ही चांस है, 1 और 1 आ जाए तभी 2 होगा। 3 आने का क्या क्या चांस है? तो 2 चांस है, एक तो हमारा 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए। 5 आने का क्या चांस है? 5 आने का चांस है कि आपका 1 4 आ जाए या 4 1 आ जाए या 2 3 आ जाए या 3 2 आ जाए। यही सब है 5 आने का पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद 7 आने का क्या पॉसिबिलिटी है? 7 आने का पॉसिबिलिटी है 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 और 1 4 3 4 3। और 8 आने का 11 आने का क्या पॉसिबिलिटी है? 5 6 या 6 5, यही पॉसिबिलिटी है। तो आप जोड़िए ना कितना हो रहा है। तो देखिए 1 आने का 1 है तो यहाँ 1 जोड़ दीजिए, प्लस 2 आने का 2 है तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए, ठीक है।
5 आने का 4 है तो 4 जोड़ दीजिए, उसके बाद 7 आने का 6 है तो 6 जोड़ दीजिए, और 11 आने का 2 है, 2 जोड़िए, सबको जोड़िए कितना आ रहा है, तो आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, यू विल गेट 15, समझे। तो 15 फेवरेबल आउटकम है, तो 36 में से 15 आपका फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को नोमीटर में लिखते हैं और टोटल नंबर आउटकम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 15/36 हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट में करेंगे तो 5/12 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए समझ में आया ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार के सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर सच अ क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। पहला ऑप्शन है कि एचआरएम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड यूटिलाइजेशन। देखिए दोस्तों ये सही है, एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और इंश्योर करना कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। तो कौन सा नॉट करेक्ट, तो सही है। फिर बी कर रहा है कि एचआरडी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसिस्टम ऑफ एचआरएम। देखिए ये डिबेटेबल है लेकिन ये वैलिड व्यू पॉइंट है। एचआरडी का फोकस होता है कि एम्प्लॉय के स्किल और नॉलेज को हम इंप्रूव करें, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि द ट्रेडिशनल रोल ऑफ एचआरएम इन्वॉल्व मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। तो ये पार्शियली ट्रू है। ट्रेडिशनली एचआरएम का फोकस था हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे। क्या 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 किसे फोकस था, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे, ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, पेरोल हो गया, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है इस पे, ये किस पे जोर डाल रहा है, एम्प्लॉय के वेल बीइंग पे, एंगेजमेंट पे और स्ट्रेटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट पे। ऑप्शन डी कर रहा है कि एचआरएम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देखिए ये एचआरएम जो है बजटिंग में इन्वॉल्व होता है एचआर इनिशिएटिव का, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन हॉलैंड टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी एंड कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन। तो समझते हैं इसे। देखिए ये जो थ्योरी है हॉलैंड टोपोलॉजी, ये क्या है कि ये जो है लोगों को 6 पर्सनालिटी टाइप में ग्रुप करता है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब उनके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के बेसिस पर लोगों को 6 पर्सनालिटी टाइप में ग्रुप करता है, ठीक है। और प्रत्येक टाइप को सूट किया जाता है स्पेसिफिक वर्क एनवायरनमेंट से। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले ऑप्शन को। पहला कह रहा है कि रियलिस्टिक इंडिविजुअल प्रीफर फिजिकल एक्टिविटी, नॉट करेक्ट है। रियलिस्टिक इंडिविजुअल प्रीफर फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए रियलिस्टिक इंडिविजुअल वो होते हैं जो कि अपने हाथ के साथ काम करना पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पसंद करते हैं। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज भी आएगा और स्ट्रेंथ भी आएगा, तो ये तो सही है। फिर बी कर रहा है कि इन्वेस्टिगेटिव इंडिविजुअल प्रीफर रूल रेगुलेटेड एंड ऑर्डरली एक्टिविटी। तो ये जो वर्ड है ये गलत है। देखिए इन्वेस्टिगेटिव इंडिविजुअल क्यूरियस होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, वो प्रीफर करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रिसर्च को कंडक्ट करें। तो ऑर्डर उनके वर्क के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन ये हमेशा वो प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि उनके पास स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेटेड एक्टिविटीज हो। वो ओपन होंगे कि वो अलग अलग अप्रोच को अप्लाई करें। तो ये गलत है हमारा, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी कर रहा है कि सोशल इंडिविजुअल आर सोशलेबल, फ्रेंडली एंड प्रीफर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व हेल्पिंग एंड डेवलपिंग अदर। बिल्कुल सही जवाब है कि जैसा कहा जा रहा है कि उनको सोशल इंडिविजुअल को हेल्प अच्छा लगता है, दूसरे को हेल्प करना और सोशल इंटरेक्शन को एंजॉय करते हैं। और डी कर रहा है कि कन्वेंशनल इंडिविजुअल, इमेजिनेटिव, इमोशनल एंड आइडियलिस्टिक। तो देखिए इमेजिनेटिव तो नहीं होते आर्टिस्टिक सेंस में, लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल इंडिविजुअल होते हैं स्ट्रक्चर, डिटेल और एक्यूरेसी को वैल्यू करते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वो उसे एक लैब चाहिए, लेकिन उसका मेन फोकस क्या है कि एक्सपेरिमेंट करना, नए नॉलेज को फाइंड करना, ना कि वो रिजिड रूल को सब हमेशा फॉलो करे, ठीक है। तो वही चीज है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल है कौन सा कथन गलत है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, ये सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सो लेट्स इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक एचयूएफ का सवाल देखते हैं। हाँ ये बढ़िया सवाल है। देखिए एक्ट से सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है बेस्ड ऑन एक्ट गवर्निंग वेरियस एंटिटीज इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंडियन, नॉट करेक्ट पूछा गया है। इंडिविजुअल आर गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है ना, इसमें दोस्तों लीगल फ्रेमवर्क है भारत कॉन्ट्रैक्ट भारत में, मतलब ये रिलेवेंट होता है एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय एचयूएफ।
ठीक है। उसके बाद जो कर रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक्ट हेल्पफुल होता है कि आप एचयूएफ के फंक्शनिंग के कुछ एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि एलएलपी, तो जो एलएलपी का एक्ट है 2008 का, एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये एक्ट गवर्न करता है एलएलपी को, जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एचयूएफ से। और लास्ट होता है हमारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट गवर्न करता है कंपनीज को। तो ऑप्शन डी जो करना है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ना इनहेरिटेंस से डील करता है, सक्सेशन से डील करता है प्रॉपर्टी का अमॉन्ग हिंदू। तो ये रेलिवेंट होता है डिटरमाइन करने में कि कैसे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक एचयूएफ के अंदर, राइट। लेकिन दोस्तों एचयूएफ की यदि हम बात करें ना, तो कोई सिंगल स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जो कि एचयूएफ को गवर्न करता है। तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो फंक्शनिंग है, वो रिकॉग्नाइज होता है कोर्ट के द्वारा बेस्ड ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल एंड कस्टमर। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बताया जा रहा है, तो दिस ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला सवाल है कि कौन सा कथन गलत है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, राइट हेमिस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को ना हम लोग एनालिटिकल साइड बोलते हैं। लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एनालिटिकल साइड। क्यों बोलते हैं एनालिटिकल, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और जनरली डोमिनेंट होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और स्पीच के लिए। तो बेसिकली इट 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 एक्सेल इन लॉजिकल ट्रेंडिंग। और राइट हेमिस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट को हम लोग क्रिएटिव पार्ट बोलते हैं, लेफ्ट को एनालिटिकल, राइट को हम लोग क्रिएटिव पार्ट बोलते हैं। तो ये जो है हमारे लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और ये स्पेशल अवेयरनेस, स्पेशियल अवेयरनेस, विजुअल प्रोसेसिंग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सभी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, लेकिन ये प्राइमरी एरिया नहीं है सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग का। तो जरा हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये तो सही है। ये क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है कि द राइट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट फॉर स्पीच एंड वर्बल फंक्शन। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज फंक्शन में राइट हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन स्पीच प्रोडक्शन जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर का पार्ट है। The left hemisphere is associated with logical and mathematical processing, ये वेल established स्ट्रेंथ है लेफ्ट हेमिस्फीयर का। फिर डी कर रहा है कि राइट हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद सीक्वेंशियल और तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, गलत है। राइट हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विद सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग एंड एडिटिंग, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is not correct? Learning is concerned with the acquisition of knowledge, skill and attitude. तो दोस्तों ये सही है। लर्निंग और डेवलपमेंट का एम है कि हम इंडिविजुअल को एक्टिव करें नए इन्फॉर्मेशन से, एबिलिटीज से, और वो अपना जॉब को बेटर कर सके। ऑप्शन बी कर रहा है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व ब्रोडनिंग एंड डीपनिंग नॉलेज इन लाइन विथ वन डेवलपमेंट गोल। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि लर्निंग बिल्डअप होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेल्प करता है लोगों को कि एक नॉलेज एक्वायर करें और उसे एक्सपेंड करें। ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि द पर्पज इज टू कल्टिवेट एटीट्यूड दैट हेल्प इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर। तो दोस्तों एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस को। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हेल्प करता है एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 60 क्वेश्चन का सेट है ये। इसको आपको मैं प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के माध्यम से। यदि आपको किसी इस प्रकार की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक ही मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।